हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मतलब जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसमें से करंट फ्लो होता है। जैसे NaCl है, तो अगर सॉलिड में है NaCl तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होता है, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अभी पानी में डालोगे H2O तो ये Na+ और Cl-, तो इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इसमें से करंट फ्लो होगा। तो देखो गांव में क्या करते हैं, नमक डालते हैं अर्थिंग में, जब करंट फ्लो कम होता है, वोल्टेज कम आता है, समझ में आया? इसलिए ये यूज करते हैं NaCl का सॉल्यूशन। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है? सोल्यूट, कितना नमक डाला उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो नमक को सोल्यूट बोलते हैं, समझ में आया ना? और पानी को सॉल्वेंट बोलते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है जी? बॉइलिंग पॉइंट आता है, मेल्टिंग पॉइंट आता है, फ्रीजिंग पॉइंट आता है, डेंसिटी आता है। ये सबको क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं इसको? फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर तुमसे पूछेगा केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा? रिएक्शन जो होता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज है। समझ में आया? तो देखो इसमें नमक डालूंगा पानी में तो उसमें क्या चेंज आएगा तुम्हारा? वेपर प्रेशर लोअरिंग, मतलब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, एलिवेशन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो पानी में नमक डालोगे तो क्या होगा तुम्हारा? वेपर प्रेशर उसका कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो इसी को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो ये डिफिनेशन एग्जाम में आएगा। राइट द डिफिनेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन नॉट ऑन देयर नेचर आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो व्हाट आर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? वेपर प्रेशर लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया? While dealing with colligative properties of non-electrolyte solution, the relative dilute solution with concentration are considered. तो उसके concentration को हम लोग consider करते हैं। जैसे देखो फर्स्ट वाला एक्सप्लेन करता हूँ। When a liquid in closed container in an equilibrium with the vapor, pressure exerted by the vapor on liquid, its vapor pressure. समझ में आया? जैसे एक कंटेनर है, इसमें वाटर है, ठीक है ना? तो ये क्लोज कंटेनर है, तो इसके अंदर जो लिक्विड फॉर्म में जो लिक्विड है वाटर का, वो इसके वॉल के ऊपर क्या कर रहा होगा? प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, राइट? कर रहा होगा ना, गैस पार्टिकल जैसे करता है उसी तरह से लिक्विड पार्टिकल करता है, उसको वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बोलते हैं। समझ में आया? तो देखो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट हैविंग शोन व्हेन नॉन वोलेटाइल नॉन आयोनाइजेबल सॉलिड इज डिसॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट। नॉन वोलेटाइल मतलब जो इजीली इवोपरेट नहीं होता है। समझ में आया? जो वोलेटाइल है वो इजीली इवोपरेट होता है। वोलेटाइल में क्या आता है? पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये सब। नॉन वोलेटाइल में तब जो इजीली वोलेटाइल नहीं होता है, मतलब इवोपरेट नहीं होता है। नॉन आयोनाइजेबल, ठीक है। नॉन आयोनाइजेबल मतलब जो कैटायंस और एनायंस में इजीली डेवलप नहीं होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर उसको कम कर देता है। कौन कौन? जो नॉन आयोनाइजेबल नॉन वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज लोअर्ड बाय डिसॉल्विंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन इट, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को क्या कर देता है? कम। कौन? जब नमक ऐड करते हैं या ऊपर से कुछ डालते हैं उसके अंदर। तो when the solute is non volatile it doesn't contribute the vapor pressure above the solution, therefore vapor pressure of solution is equal to vapor pressure of solvent above the solution। और दूसरा पॉइंट क्या है? अगर कोई सोल्यूट डाला और वो डिसॉल्व नहीं हुआ, जैसे मिट्टी हो गया, तो वो डालेगा तो मिट्टी तो नीचे बैठ जाता है ना, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। किसका इफेक्ट होगा? जो डिसॉल्व होता है। समझ में? ये दो पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट देखो, व्हेन P1 नोट, मतलब एक खाली पानी लिया हूं, उसका वेपर प्रेशर P1 नोट है, स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर इसको बोलते हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर, ये समझा? ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड P1 इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आया? P1 नोट कितना है? प्योर सॉल्वेंट का है। प्योर मतलब उसके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं है। और P1 क्या? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब मिक्स करने के बाद। समझ में आया? तो देखो P1 नोट हमेशा बड़ा होगा, मतलब प्योर का वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू इम्प्योर।
तो चेंज निकालना है, जैसे तुम्हें चेंज निकालना है, चेंज मतलब डिफरेंस निकालना है दो की चीज, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं ना। तो फाइनल क्या है तुम्हारा, बड़ा वैल्यू क्या है P1 नोट, तो इसलिए P1 से माइनस किया, समझा ना। P1 मतलब ये आपका नॉन इम्प्योर, मतलब इम्प्योर लिखो या नॉन सॉल्वेंट का है, और ये वाला आपका प्योर सॉल्वेंट का है, प्योर सॉल्वेंट, ये समझा। तो उसको चेंज इन प्रेशर निकालते हैं। नेक्स्ट देखो, while the vapor pressure of solution contributing non-volatile is lower than that of pure solvent. तो देखो, why the vapor pressure of solution contribute containing non-volatile solute is lower than that of pure solvent, मतलब उसकी वैल्यू कम क्यों होता है, उसका आंसर ये लिखा हुआ है, समझा। तो देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। Vapor pressure of liquid depends on the ease with which molecule escape from the surface of the liquid. तो वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, कितना इजीली वो इवोपरेट होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे नमक को पानी में डाल देते हैं और फिर उसको धूप में रखेंगे, सनलाइट में, तो क्या करता है, वाटर वेपर ऊपर चला जाता है, उस NaCl रह जाता है ना कंटेनर में, तो ये आपका जल्दी इवोपरेट होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। वेन, दूसरा पॉइंट देखो इसका, when non-volatile solute is dissolved in solvent, some of the molecules solvent are replaced by non-volatile solute molecules, ठीक है। जैसे पानी है, जब तुम नमक डालते हो ना, तो ये जो है ना बॉन्ड लेंथ, उसके ऊपर ये Na आता है और यहाँ पे Cl आता है, समझ में आया, इसके अंदर डिसॉल्व होता है। और जब मिट्टी तुम डालती हो, तो मिट्टी तो इसके ऊपर नहीं बैठ पाता है, डस्ट पार्टिकल, डस्ट, तो वो क्या करता है, नीचे बैठ जाता है, क्योंकि ये इसमें फिट नहीं हो पाता है, समझा। जैसे तुम साइंस के स्टूडेंट हो, मैं पढ़ाऊंगा तभी तुमको समझेगा ना, कॉमर्स का बच्चा आगे बैठेगा तो उसको समझ में आएगा क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं। तो उसी तरह से ये है, तो ये देखो, लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसे NaCl भी पोलर है और वाटर भी पोलर है, तो दोनों एक दूसरे को लाइक करता है, समझा। तो ये डिसॉल्व होगा, ये डस्ट पार्टिकल है, ये वाटर है, ये आपका नॉन पोलर है, तो ये क्या होगा जी, नहीं डिसॉल्व होगा, समझा। नेक्स्ट देखो, These solute molecule do not contribute to the vapor pressure of solution. तो डस्ट पार्टिकल जो है डाला पानी में, तो वो वेपर प्रेशर के अंदर चेंज नहीं लाएगा, समझ में आया, तो मतलब उसका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं होगा। Thus the number of solvent molecule available for vaporization per surface area of solution is less than at the surface of the pure solvent. समझ में आया। तो वेपर प्रेशर उससे कम कब होगा, जब वो नमक डालेंगे तब। देखो लिखा है ना, the number of solvent molecules available for vaporization per surface area of solution is less at the surface of the pure solvent, समझा। नेक्स्ट देखो, as a result solvent molecule at the surface of solution vaporize at a slower rate than pure solvent, ठीक है। तो अगर डस्ट पार्टिकल डालोगे वाटर में तो वो स्लोली इवोपरेट होगा, लेकिन जब तुम नमक डालोगे पानी में तो जल्दी जल्दी इवोपरेट होगा। इसलिए सॉल्ट बनाने के लिए देखो, उधर जाते हैं वसई विरार में, तो देखो उधर रहता है ना, वो पानी डाल देते खेत में, फिर वो इवोपरेट हो जाता है, फिर सॉल्ट में जमा हो जाता है, समझ में आया। तो इस तरह से, तो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग रॉल्ड्स लॉ। तो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक रिलेशन दिया था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे जी, ठीक है। तो रॉल्ड्स लॉ, जैसे गैस के लिए क्या होता है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ होता है ना, 11th में पढ़े थे स्टेट्स ऑफ मैटर में। उसी तरह से रॉल्ड्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। रॉल्ड्स लॉ एक्सप्रेस द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच में उन्होंने क्या रिलेशन दिया, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, जो जल्दी इवोपरेट नहीं होता है उसको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोलते हैं। द लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू वोलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है। और तो ये वोलेटाइल सॉल्वेंट मतलब जो जल्दी इवोपरेट हो जाता है, जैसे पानी हो गया, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल हो गया, उसके लिए एप्लीकेबल है रॉल्ड्स लॉ। तो रॉल्ड्स लॉ का स्टेटमेंट देखो क्या बोलता है, लॉ स्टेट्स दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ pure solvent multiplied by its mole fraction in solution, mole fraction of its solution। देखो P1 equal to P1 नोट into X1, ये फॉर्मूला है, समझा ना।
तो P1 नोट जो है वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है ना, पेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बराबर है। और P1 क्या है जी, वेपर प्रेशर ऑफ इम्प्योर सॉल्वेंट। यहाँ क्लियर है, उसने लिखा नहीं है, मैं लिख दिया हूं। तो देखो फॉर्मूला क्या मिला, P1 इक्वल टू P1 नोट इंटू x1। तो x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन है किसका, सॉल्वेंट का, मोल फ्रैक्शन। x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये समझा क्या? तो देखो ये आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, y इक्वल टू एम एक्स। मैथ पढ़े होंगे थोड़ा बहुत तो पता होगा, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगा उसी तरह से y का वैल्यू बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे x 1 है ना, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है ना x का। तो दो ही पॉइंट चाहिए ना जी लाइन ड्रॉ करने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम, तो ये ज्वाइन कर दिया, समझा। 0 से 1 जाएंगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, P1 इक्वल टू P1 नोट इंटू x1। तो जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर भी आएगा, समझा। नेक्स्ट देखो, तो अभी अपने को एक मोल फ्रैक्शन का समेशन पता था, x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, बराबर ना। तो यहां से x1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस x2 लिख सकता हूँ, समझा ना। ये सम ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1, ये समझा। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से x1 इक्वल टू 1 माइनस x2 आएगा, तो ये फॉर्मूला में डाल देना है। देखो ये x1 की जगह पे क्या डालना है, 1 माइनस x2, तो ये P1 के बराबर है, समझ में आया। अभी मल्टीप्लाई कर लो तो ये P1 नोट माइनस P1 नोट इंटू x2 आ जाएगा, बराबर है। अभी इसको इधर ले लो, इसको इधर और इसको इधर, तो ये P1 नोट माइनस P1 आ जाएगा और ये P1 नोट माइनस x2 हो जाएगा। इसको x2 में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, समझा। x2 कैसे निकालते हैं, N2 अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर है। तो इसको सोल्यूट में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है, समझाया क्या, सॉल्वेंट पे नहीं। तो अभी इसको कन्वर्ट करके ये फॉर्मूला आ गया। तो देखो ये आपका चेंज इन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, ये रॉल्स लॉ का इक्वेशन है, रॉल्स लॉ। तो डेल्टा P इक्वल टू P1 नोट इंटू x2 आएगा, बराबर ना। तो डेल्टा P डिपेंड्स ऑन x2, दैट इज ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, समझ आया क्या। तो चेंज इन वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, इसी को तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं ना। तो 10 डेल्टा P लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलो यहां तक लिखो, फिर आगे बताता हूं। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई करता हूं। तो ये रॉल्स को लॉ का इक्वेशन समझ गया ना, डेल्टा P इक्वल टू P1 नोट इंटू x2 है। तो देखो नेक्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव मतलब एक का वेपर प्रेशर दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, उसको रिलेटिव बोलते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा मार्क्स कितना है, तुम्हारा कितना है, एक दूसरे को कंपेयर करने को रिलेटिव बोलते हैं। तो देखो वेपर रेशियो वेपर प्रेशर इज लोअरिंग ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, समझा ना। प्योर से चेंज इन वेपर प्रेशर को कंपेयर करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये डिफिनेशन पता होना चाहिए। तो डेल्टा P क्या है जी, P1 नोट माइनस P डिवाइडेड बाय P1 नोट, ये समझा। और ऊपर में क्या था आपका इक्वेशन, डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नोट इंटू x2 था ना। तो डेल्टा P बाय P1 नोट इक्वल टू x2 आया। तो x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ना ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो ये आपका
मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्रॉइड्स लॉ हो गया। दस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। समझ में आया? तो अगर एक का वेपर प्रेशर दूसरे के साथ कंपेयर करेगा तो वो किसके बराबर आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर। दस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। समझ में आया ना? तो ये हमेशा किस पे डिपेंड कर रहा है? सोल्यूट पे डिपेंड करता है। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, अभी मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो मोलर मास को हम लोग m2 लिखते हैं ना, फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो देखो ये आपका का इक्वेशन था, रॉल्स लॉ ओरिजिनल इक्वेशन। तो इसको रिप्लेस करना है। x2 को क्या लिख सकता हूं मैं? n2 बाई n1 प्लस n2। n2 क्या है? मोल ऑफ सोल्यूट, और n1 क्या है? मोल्स ऑफ क्या है? सॉल्वेंट ना। याद रखो, मैं एक ट्रिक्स बताता हूं। जब 2 रहेगा ना, 2 तो वो सोल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, और 1 रहेगा तो सॉल्वेंट को। ये समझा क्या? तो दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लिख दिया n1 n2 आर द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। तो देखो सिंपल है, ये आपका H2 है, इसके मोल्स को मैं n1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बराबर है ना। ऊपर से मैं नमक डाल रहा हूँ, इसके मोल्स को मैं n2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो सिंपल समझो, नमक, पानी 1 लीटर है, नमक तुम 10 ग्राम डाल रहे हो या 2-3 मोल डाल, छोटा सा अमाउंट डाल दे रहा नमक, तो ज्यादा अमाउंट में कौन है जी? n1 है, बिग वैल्यू है, n2 क्या स्मॉल वैल्यू है। तो बड़ा, अंबानी के सामने मेरा पैसा कुछ भी नहीं है ना जी, नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना हमको। तो उसी तरह से देखो n1 इज ग्रेटर देन n2 रखा है, तो n1 प्लस n2 को मैं n1 लिख दिया हूँ। समझा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के बराबर। तो देखो इसको नेग्लेक्ट कर देना है, तो x2 रिड्यूस होके क्या मिल जाएगा? x2 इक्वल टू n2 बाई n1 हो जाएगा। ये समझा? यहाँ पे n2 को नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये आपका x2 का वैल्यू हो गया n2 बाई n1। अभी देखो मोल्स कैसे निकालते हैं? मोल्स अगर n2 निकालना है तो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ऐसे लिखते हैं n1। समझा ना? मास गिवन अपॉन मोलर मास लिखते हैं ना, ये समझा क्या? तो n1 रहेगा तो ये क्या आएगा? W1 अपॉन m1, ये इक्वेशन है। तो देखो x2 इक्वल टू क्या आया था आपका? n2 अपॉन n1। तो n2 की जगह पे क्या लिखना है? W2 अपॉन m2, और n1 की जगह पे क्या लिखना है? W1 अपॉन m1। अरेंज करोगे तो यही आएगा। समझा? तो ये मोलर फॉर्म में ये फॉर्मूला हो गया। लिखो अभी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट में वैल्यू कैसे बढ़ेगा उसको बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स द अप्लाइड वेपर प्रेशर। ठीक है ना? तो बॉइलिंग पॉइंट कब होता है? जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तब ना। समझा? एक कंटेनर में तो बाहर का वेपर प्रेशर है और एक अंदर का वेपर प्रेशर है, तो इसका अलग वैल्यू है, इसका अलग ना। तो जब कब होगा बॉयल? जब अंदर वाला वेपर प्रेशर बाहर के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो देखो लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन पता होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल्स द अप्लाइड प्रेशर। समझा? बहुत कम लोगों को पता होता है बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन। फॉर लिक्विड इन ओपन कंटेनर अप्लाइड वेपर प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब अगर ये कंटेनर को ओपन रखा हो, मतलब इसको ढका नहीं हो ऐसे, समझा ना, तो ये जो वेपर प्रेशर है बाहर वाला वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, मतलब 1 atm के बराबर है। यहाँ तक क्लियर है? It has been found that boiling point of solvent is elevated by dissolving non-volatile solute into it. Solute, ठीक है? नॉन वोलेटाइल को ऐड करेंगे पानी में तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। 10 solution containing non-volatile solute boils at temperature higher than the boiling point of pure solvent। समझ में आया क्या? जैसे प्योर पानी है, वाटर, इसमें नमक ऐड करूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इसका बढ़ जाएगा। तो पहले मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता था, अभी नमक वमक डाल दिया हूँ तो ये इसका 105 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल होता है, तो बढ़ गया ना वैल्यू जी। समझे क्या? तो देखो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू TB नोट लिया हूँ, इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है? TB इज द सॉल्यूशन का, तो ये TB यहाँ पे वैल्यू बड़ा है, मतलब ये वैल्यू क्या है तुम्हारा? ज़्यादा है, बिग, और ये क्या है? स्मॉल।
तो डी में से स्मॉल माइनस करेंगे तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा, समझा। Thus difference between the boiling point of solution and solvent at a given constant pressure is called boiling point elevation. इसको हम लोग boiling point elevation बोलते हैं, इसको boiling point elevation। ये तो क्लियर है। तो देखो अभी देखो ये ग्राफ समझना इंपॉर्टेंट है, ये आएगा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दिया है, ठीक है। तो इतना नहीं समझो, ये थ्योरी मत लिखना, ये ग्राफ समझो। पहले आपका बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ ये था, ठीक है ना, ऐसे समझ में आया। ये वाला ग्राफ क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, पानी का ग्राफ है। जैसे उसमें नमक डाला तो ये शिफ्ट हो गया ग्राफ ऐसे। तो देखो पहले टेम्परेचर आपका टीबी नोट था, तो ये ऊपर वाला प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है, तो ये नीचे आ गया ना जी ग्राफ। तो देखो ये टेम्परेचर मान लो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। तो अभी टेम्परेचर बढ़ के मान लो 105 डिग्री हो गया, समझा। तो अभी वैल्यू बड़ा में से छोटा माइनस करेंगे ना, तो चेंज इन टेम्परेचर देगा। तो डेल्टा टीबी का वैल्यू क्या आएगा, टीबी माइनस टीबी नोट, ये समझा। नेक्स्ट देखो नीचे, तो देखो लिखा है एट एनी टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। Hence the vapor pressure temperature curve of the solution CD lies below than that of the AB। तो देखो AB के नीचे लाई कर रहा है ना वो, समझा, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया तो वो ग्राफ नीचे आ जाएगा ना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है इसलिए। तो डिफरेंस बिटवीन टू वेपर प्रेशर इंक्रीज द टेम्परेचर, वेपर प्रेशर इंक्रीज्ड बाय द इक्वेशन इज गिवन बाय। तो ये रॉल्ड्स लॉ है ना, इसने दिया था ना। तो नेक्स्ट देखो इंटरसेक्शन ऑफ CD विद द लाइन to 760 mm is the boiling point of solution। अभी कितने पे वो बॉयल होता है, इतना प्रेशर, ये प्रेशर का ही यूनिट है 760 mmHg, ये यूनिट ऑफ प्रेशर होता है। अलग अलग फॉर्म में प्रेशर का यूनिट लेते हैं, तुमको पता होगा ना, बार तो यूनिट पता होगा, एटमॉस्फेरिक पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे mmHg में लिया है। Similarly, interaction of AB is the boiling point of pure solvent। It is clear that boiling point TB of solution is higher than that of pure सॉल्वेंट, समझ में आया। तो ये तो मैं बता भी दिया हूँ, देखो यहाँ पे 105 डिग्री ज्यादा वैल्यू, ये कम है ना, तो वही पॉइंट को थ्योरी फॉर्म में लिखा है। एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं बोला था जब इक्वल हो जाता है तब बॉयल होता है। इन ऑर्डर टू रीच द बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट मस्ट बी हीटेड टू अ टेम्परेचर एट विच देयर रिस्पेक्टिव वेपर कंटेन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तब तक हीट करता है जब तक वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, एट एनी गिवन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, समझा। तो प्योर सॉल्वेंट के बराबर नहीं हो जाता है। थर्ड में क्या है, हेंस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नीड्स हायर टेम्परेचर टू रीच 180 m देन नीडेड फॉर द प्योर सॉल्वेंट। इन अदर वर्ड्स इट मस्ट बी हीटेड टू हायर टेम्परेचर टू कॉज इट, समझा। पहले पानी को कम हीट करना पड़ता था 100 डिग्री सेल्सियस लाने के लिए, ठीक है। तो अभी 105 डिग्री लाना है तो और हीट करना पड़ेगा ना, समझ में आया कि नहीं। जैसे कोई एक बंदा कमजोर है तो उसको ज्यादा पढ़ाएंगे ना भाई, तभी जाके वो टॉपर बनेगा, उसी तरह से ही बोल रहा है, समझ में आया। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है। देखो लिखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो अभी देखो एम किसका सिंबल है, मोलैलिटी का। तो मोलैलिटी होता क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये होता है नंबर ऑफ moles of solute divided by weight of solvent in kg, ये समझा। तो फॉर्मूला क्या है m का, शॉर्ट फॉर्म में n2 इक्वल टू, ये आएगा मोल्स n2 अपॉन W1, kg में करना है तो ऊपर में 1000 आता है, समझा। ये मोलैरिटी नहीं है जी, मोलैरिटी का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, नीचे वॉल्यूम आता है। तो m इक्वल टू n2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय ये वॉल्यूम आता है, समझा। तो देखो यहाँ पे वेट है, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है। और इसको कैपिटल M से लिखते हैं, इसको स्मॉल m से लिखते हैं, याद आया, समझे कि नहीं समझे। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं मोलैलिटी और मोलैरिटी में। देखो इसके वर्ड में क्या आता है, लीटी आता है, लीटी, ये मोलैरिटी है, मोलैरिटी,
यहाँ पे RI आता है, यहाँ पे LI आता है, समझ में आया? तो ये मोलैरिटी के बराबर हो गया। तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है Kb। तो Kb क्या है? बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, समझा? और MCQ में क्या आएगा? व्हाट इज Kb? तो इसको बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, समझा? नाम क्या है? नाम पढ़ो, इबुलोस्कोपिक। ये MCQ में आएगा, MSc नीट में, बोर्ड में भी आएगा। तो एम का वैल्यू 1 डालेंगे तो Kb इक्वल टू डेल्टा Tb के बराबर होता है। तो इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट इज द बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। तो इसका यूनिट निकालो, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन और मोलैरिटी का क्या होता है? मोल पर केजी। तो इसका यूनिट हो गया केजी केल्विन पर मोल, इसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, समझा? यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताता हूँ। तो देखो उसी फॉर्मूला को सिंपल फॉर्म में और कैसे लिखा वो देखो। तो मोलैरिटी ऑफ सोल्यूट फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तो बहुत सिंपल है। ये आपका मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या लिख सकते हैं? W2/m2, जैसे मैं बताया था पहले, बराबर ना? फिर मास ऑफ सॉल्वेंट को W1 लिखते हैं, उसको kg में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाय 1000 करते हैं, बराबर है? तो देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है जी? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स को क्या लिखा? W2/m2 सोल्यूट का, बराबर ना? डिवाइडेड बाय W1 इंटू 1000, तो 1000 ऊपर चला जाता है, समझा? और यूनिट क्या है इसका? मोलैरिटी का मोल पर केजी, समझा? नेक्स्ट देखो, तो ये फॉर्मूला में डाल दिया है, ये आपका m इक्वल टू था ना, m इक्वल टू ये आया, तो m की जगह पे 1000 W2/m2 इंटू W1 डाल दिया और यहाँ से m2 निकाल दिया। m2 क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, तो ये m2 का फॉर्मूला मिल गया, बराबर ना? ये हो गया, अभी न्यूमेरिकल कर लिया तुम लोग। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे टॉपिक हम लोग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सोल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, समझा? तो देखो, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपका टॉपिक का नाम है। तो देखो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच वेपर एंड सॉलिड आर इन इक्विलिब्रियम। जब फ्रीज होता है तो लिक्विड और सॉलिड क्या होता है? आपस में इक्विलिब्रियम होता है। क्या होता है? इक्विलिब्रियम स्टेट पे होता है। टू फेजेस हैव सेम वेपर प्रेशर, तो दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? सेम। सेम होता है तभी तो जमेगा ना, तालमेल। तो जनरल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज लोअर्ड बाय डिसॉल्विंग अ नॉन सोल्यूट इनटू इट। तो जैसे पानी फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है? तो उसके अंदर नमक मिक्स कर दोगे तो फ्रीज कितना पे होगा? -2 डिग्री सेल्सियस पे। तो वैल्यू कम हो गया ना जी, समझे कि नहीं समझे? तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये समझा? नेक्स्ट देखो, इफ TF नोट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट इन विच नॉन सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड। तो TF क्या है? आपका स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है ना? पानी का 0 डिग्री सेल्सियस, इसको बोलेंगे TF नोट, ये समझा? अभी -2 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? ये आपका TF हो जाएगा, समझा ना? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसमें बड़ा कौन है? 0 वैल्यू ज्यादा बड़ा है ना -2 से, समझा कि नहीं? तो इसको बड़े में से छोटे को माइनस करूंगा, TF नोट माइनस TF, ये समझा? तो एस हम लोग को जानते हैं, हम लोग देखो ये आपका प्योर लिक्विड का है ग्राफ, समझा? अभी नमक ऐड कर दिया तो ये ऐसे बन जाएगा ना, ग्राफ नीचे आएगा, सॉलिड बन गया, अभी फ्रीज हो गया ना, पहले लिक्विड था अभी क्या हो गया? सॉलिड हो गया। तो लिक्विड सॉल्वेंट में अगर ऊपर से मैं नमक डाल दूं NaCl, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है ना, नीचे आ जाता है ग्राफ। तो देखो ये यहाँ पे पहले फ्रीज होता था, अभी नीचे होगा, तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया उसका, समझा? मान लो ये वैल्यू आपका 0 है तो ये आपका -2 है। नंबर लाइन पढ़ते हैं ना हम लोग, 0 -1 -2, तो पहले इधर फ्रीज होता था, अभी यहाँ पे फ्रीज होता है, समझा? तो ये फाइनल वैल्यू तुम्हारा TF नोट है, ये स्टैंडर्ड वाला, और ये TF है। तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो क्या आएगा जी? TF नोट माइनस ऑफ TF, समझा? ये ग्राफ भी बनाना इंपॉर्टेंट है। तो उसमें लिखा है था डायग्राम कंसिस्ट 3 कर्व्स, समझा ना? तो AB इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। तो AB कौन सा है? AB ये वाला, इसको अलग कलर से दिखाता हूँ, ये वाला
यहाँ पे लिखा है ना सॉलिड सॉल्वेंट, तो ए बी ग्राफ इज द सॉलिड सॉल्वेंट ग्राफ। ये लिक्विड सॉल्वेंट है और ये मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन वाला, समझा? तो ये तीनों ग्राफ का मतलब अलग अलग है। सी डी इज द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये भी इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट लाइज बिलो द प्योर सॉल्वेंट, समझा? तो ये पहले बोल चुका हूँ कि वो ग्राफ नीचे क्यों आ जाता है, वेपर प्रेशर कम होता है इसके कारण, ठीक है। द कर्व ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी, तो देखो यहाँ पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, ये बी पे, बराबर ना? और ये ग्राफ ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, सी पे। तो देखो नेक्स्ट लिखा है सॉलिड एंड लिक्विड ऑफ प्योर सॉल्वेंट आर इन इक्विलिब्रियम, टू फेजेस एट द सेम वेपर प्रेशर एट बी। तो टेम्परेचर कॉरस्पॉन्ड टू बी रिप्रेजेंट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, TF नोट। नेक्स्ट देखो सिमिलरली ई पॉइंट पे मीटेगा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन EF एंड AB, solid solvent and solution are in equilibrium, they have the same vapor pressure at E, temperature corresponding to E is the freezing point TF, it is clear from the freezing point of TF is lower than that of pure solvent, ठीक है। तो vapor pressure कर्व क्या होगा, लाइज करेगा नीचे, समझा? नेक्स्ट देखो why freezing point of solvent is lowered by dissolving non volatile solute into it, तो उसका कम क्यों हो जाता है वैल्यू, उसका आंसर लिखा है इधर देखो। At freezing point of pure liquid, attractive the force among the molecules are large enough to cause the change of phase from liquid to solid, ठीक है ना, इसलिए। नेक्स्ट देखो इन एडिशन, दूसरा आंसर क्या है उसका, solution solvent molecules are separated from each other because of the solute molecule, thus separation of solvent molecule in solution is than that of pure solvent, resulting in decrease in the attractive force, तो उसकी attractive force कम हो जाता है, इसलिए freezing point की वैल्यू कम हो जाता है। Temperature of the solution is lowered by freezing point of the solvent, that causes the phase change, ज़्यादा क्लियर है? तो ग्राफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी होता है इसमें भी, तो ये TF इक्वल टू KF इंटू M आ जाएगा, समझा? ये मोलालिटी है यहाँ पे भी, KF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, तो इसको हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी MCQ में आएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये 1 हो जाएगा, तो डेल्टा TF KF के बराबर हो जाता है, तो ये फॉर्मूला हो गया, यूनिट सेम होगा केल्विन केजी पर मोल, ठीक है ना। अभी उसी को मोलालिटी को ये सिंपल फॉर्म में लिख दिया 1000 W2/M2 into W1, समझा ना? ऊपर वाला फॉर्मूला सेम ही है, बस वहाँ पे T भी था और यहाँ पे डेल्टा TF है, ये आपका KF इंटू M होता है और ये KB इंटू M होता है। देखो दोनों में M ही है ना जी, ये वाला तो सेम है ना, समझा? फिर न्यूमेरिकल करो 2.8, चलो यहाँ तक।